आ जाओ। हाँ, तो हमने अभी बेटा डिस्कस कर लिए थे ये दो क्लॉज पिछली वीडियो में, है ना। आ जाओ, अब हम लोन का स्टार्ट करने वाले हैं। इन्वेंट्री खत्म करके वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ के लोन का स्टार्ट करेंगे। डन। आ जाओ, लोन में क्या पढ़ा हमने? लोन देने की बात चल रही थी, लेने की? पिछले लेक्चर में अभी लेने की बात चल रही थी, देने की? बताओ। यहाँ पे हम वो वाली कंपनी है जिसका काम नहीं है लोन देने का, लेकिन हमने लोन दिया है। समझ में आया? देखिए, अब आधे बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ते वक्त ही, कि लेने की बात चल रही है, देने की बात चल रही है, कौन सी कंपनी है, काम है देने का या काम नहीं है देने का। आ रहा है समझ में आपको? उन दोनों को चुप करा तो आप दोनों लग गए। मुझे पता है प्यार अंधा होता है, लेकिन इतनी देर लाइट जलाइए, देखो कम से कम। आ जाओ, चले। आ जाओ। वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज प्रोवाइडेड लोन and provided advances in the nature of the loan or stood guarantee or provide security or any other to any other entity को not applicable to the company whose principal business is to give loan। यानी ये वाला क्लॉज उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा जिसका धंधा ही है लोन देने का। तो उसके लिए तो नॉर्मल सी बात है, समझ में आ रहा है? ये क्लॉज एप्लीकेबल उस पर होगा जिसका धंधा नहीं है लेकिन जिसने दे दिया। इंडिकेट करना पड़ेगा, इफ सो तो हमें ये इंडिकेट करना पड़ेगा द एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट with respect to such loan advances or the guarantee or security to subsidiaries, joint venture and associates। समझ में आया कि कितना हमने अपनी सब्सिडरी को दिया, कितना हमने अपने जॉइंट वेंचर को दिया और कितना हमने अपने एसोसिएट्स को दिया। आगे आ जाओ, अगला पॉइंट है, कह रहा है द एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग। बैलेंस आउटस्टैंडिंग समझ पा रहे हो आप? हाँ, एट द बैलेंस शीट डेट। एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है कि पूरे साल में कितना दिया, सारी ट्रांजैक्शन काउंट करके, और बैलेंस शीट डेट पे कितना बचा था वो। सही है। विद रिस्पेक्ट टू सच लोन एंड एडवांसेस और द गारंटी और सिक्योरिटी टू द पार्टीज अदर देन। पहले किसका पूछा? सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर। फिर बाद में पूछ लिया किसका? अदर देन सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, यानी सबका। बस दो अलग अलग पॉइंट बना दिए, यानी सबका बताना है। आगे आ जाओ। आ रहा है या नहीं आ रहा? ये वाला प्रोविजन बेटा इसलिए डाला है क्योंकि वहां पे ना कंपनी एक्ट में प्रोहिबिशन है कहीं कहीं कि कंपनी इसको लोन नहीं दे सकती, उसको लोन नहीं दे सकती। वो आपके आगे आप पढ़ोगे जब फाइनल में आ जाओगे, वो वाले प्रोविजन है। 185, 186, 188 ये सब है ना। आ जाओ, कह रहा है वेदर द इन्वेस्टमेंट मेड गारंटी प्रोवाइडेड सिक्योरिटी गिवन एंड द टर्म, देख लीजिएगा प्लीज, एंड द टर्म एंड कंडीशन of the grant of loan and the advances in the nature of loan and the guarantee provided are not prejudicial in the interest of the company। तो ये मेक श्योर करना है। समझ में आया? पहले तो बोल रहा है, पहले तो पहली बात में तो ये पूछा कितना कितना दे दिया। समझ में आया? शुरू में बोला कि आपका धंधा तो नहीं है ये काम करने का। नहीं जी, मेरा धंधा नहीं है। क्यों दे दिया? इंडिकेट करो। क्या इंडिकेट करो? कितना एसोसिएट को दिया, कितना जॉइंट वेंचर को दिया, कितना सब्सिडरी को दिया। फिर बोलता है अच्छा इसको तो दे दिया, अब नीचे वो भी बता कि और किसको कितना कितना दिया। आ रहे? फिर थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है कि ये चेक करो कि क्या टर्म्स थे वो लोन देने के, क्या वो प्रीजुडिशियल तो नहीं है कंपनी के इंटरेस्ट के लिए, कहीं जिसको दिया है उसके फायदे के लिए उसको पकड़ा दिया। आ रहा है या नहीं आ रहा? करेक्ट समझ पा रहे हो आप पॉइंटों का? आ जाओ आगे। अब कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन whether the schedule for the repayment of principal and the payment of interest has been stipulated and whether the repayment or the receipt are regular। जो लोन दिया है आपने, क्या उसका रिपेमेंट शेड्यूल कोई तैयार करा है कि किस तरीके से वो वापस आएगा। आप कभी भी बैंक में जाना, बैंक आपको पहले ही बता देगा कि इतना इतना करके इतने की इंस्टॉलमेंट बनेगी, जिसमें इतना प्रिंसिपल, इतना इंटरेस्ट, इतना प्रिंसिपल, इतना इंटरेस्ट हर महीने आप पे करोगे हमें। समझ में आ रहा है? आप किसी से भी लोन लेते हो तो वो रिपेमेंट शेड्यूल आपको देगा। चलो रिपेमेंट शेड्यूल दे दिया, तो क्या जो रिपेमेंट शेड्यूल दिया है उसके हिसाब से रेगुलर रिसीट हो रही है लोन की या नहीं हो रही, रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही, ये आपको चेक करना है। कहीं दे के पड़ा हुआ तो नहीं है 20 सालों तक, भैया बंदा एंजॉय कर रहा है, हमने लोन के रूप में पकड़ा दिया था डायरेक्टर की बीवी को पैसा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आ जाओ, चलें। इफ द अमाउंट, सुनना, बहुत सारी बातें हो गई हैं अब लोन के अंदर हमारी। पहले क्या बोल दिया? प्रीजुडिशियल तो नहीं है, अब बोल रहा है स्टेपुलेट करना है क्या आपको, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट का कोई रिपेमेंट है, अगर रिपेमेंट शेड्यूल है तो उस रिसिप्ट जो है वो रेगुलर है या नहीं है। आगे आइए, कहता है
इफ द अमाउंट इज ओवर ड्यू, स्टेट द टोटल अमाउंट ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज। 90 दिन क्यों बोला है यहाँ, आपने वो पढ़ लिया होगा एडवांस अकाउंटिंग में, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड्स, एनपीए वेनपीए। 90 दिन के बाद कुछ कुछ तो हो जाता है वहां पे, है ना, दिल धड़कने तेज लगता है वहां पे। फिर 90 दिन के बाद क्या होता है बताना, 90 दिन के बाद सब स्टैंडर्ड बन जाती है, स्टैंडर्ड से ना कुछ था ना ऐसा, एनपीए वेनपीए हो जाता है। आपने पढ़ा नहीं स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड, बैंक की अकाउंटिंग जो होती है, हाँ बैंकिंग वाले चैप्टर में। 90 दिन के बाद एनपीए हो जाता है ना ओवर ड्यू के, डूब के मर जाओ, जरूरत है बहुत ज्यादा डूब के मरने की, 3 3 बार। क्रक्स ये है, मरना नहीं है, बस शर्म आनी चाहिए। आ जाओ, इफ द अमाउंट इज ड्यू, ओवर ड्यू, ड्यू नहीं बोलना सिर्फ, क्या कह रहा है, ओवर ड्यू, यानी ड्यू डेट जा चुकी है। उसके बाद भी स्टेट द अमाउंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज एंड whether the reasonable steps has been taken by the company for the recovery of the principal and the interest। reasonable steps क्या होंगे, रिमाइंडर भेज रहे हो, रिमाइंडर भेज रहे हो या नहीं भेज रहे, किसी को भेजा वहां पे चेक करने, बंदा है भी नहीं है, क्या पता कोई वहां बंदा ही ना हो जिसको पैसा दिया है आपने, रिकवरी एजेंट को अपॉइंट करा, कोई लीगल नोटिस भेजा, ये सब क्या है, स्टेप्स हैं क्या करने के, रिकवरी के। चलें आगे, तो यहां पे क्या गेम थी बताना, यहाँ पे गेम थी ओवर ड्यू चेक करना है, 90 डेज से ज्यादा का तो नहीं है, और अगर है तो रीजनेबल स्टेप्स क्या लिए आपने, रिकवरी के लिए क्या खेल ले हो आप। चले आगे आ जाओ, कहता है वेदर एनी लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड विच हैज फॉलन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर हैज बीन रिन्यूड और एक्सटेंडेड और द फ्रेश लोन ग्रांटेड टू सेटल द ओवर ड्यू फॉर द एग्जिस्टिंग लोन गिवन टू द सेम पार्टी। क्या बात हुई है, आपने रीस्ट्रक्चरिंग का नाम सुना है, डेट रीस्ट्रक्चरिंग, आप फ्यूचर में पढ़ोगे बहुत अच्छे से, जब आप सरफासी एक्ट पढ़ोगे शायद या सैकरा पढ़ोगे, वहां पे आप पढ़ोगे तो ना एक मेथड होता है कि कोई बंदा अगर लोन नहीं पे कर पा रहा ना, उसको लोन दे दो पहला वाला लोन पे करने के लिए। तो ये वही बात बोल रहा है कि क्या कोई फ्रेश लोन तो नहीं दिया आपने पुराना लोन पे करने के लिए, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, समझ में आया, ये तो रीस्ट्रक्चरिंग जब होगी तब होगा ऐसा, आप क्यों कर रहे हो ऐसा, तो पूछ रहे हैं हम, वो बात वहां मुझे नहीं पता यार, मिल जाती है, मिल जाती होगी किसकी, नहीं मिलती होगी, आ जाओ, इफ सो स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द सच ड्यू प्लीज, इधर अगर ऐसा कुछ हुआ है डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरह, मतलब आपने पुराने को पे करने के लिए कोई नया लोन दे दिया, तो कह रहा है इफ सो स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द सच ड्यू रिन्यूड और एक्सटेंडेड और सेटल्ड बाय द फ्रेश लोन एंड द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द टोटल लोन, यानी जितने सारे लोन दिए उसमें से ऐसे लोनों का परसेंटेज कितना है जिसको आप बार बार रिन्यू करते जा रहे हो, या उसके लिए कोई नया लोन देते जा रहे हो, या उसको सेटल करते जा रहे हो, यानी यहां पे कुछ तो झोल है, पैसा आ नहीं रहा, आप बार बार नया लोन रिन्यू 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 होता जा रहा है। तो कह रहा है ऐसा कितना परसेंटेज है, कह रहा है द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट टू द टोटल लोन और द एडवांसेज इन द नेचर ऑफ द लोन और द ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर नॉट एप्लीकेबल टू द कंपनी हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू गिव लोन। तो ये उस पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जिसका धंधा लोन देने का है, क्योंकि वो तो लोन देता रहेगा, रिन्यू भी करता रहेगा, उसका तो काम ही यही है, वो तो चाहेगा कि हमेशा मार्केट में पैसा पड़ा रहे और इंटरेस्ट आता रहे। क्लियर है, पक्का, आ जाओ अगला पॉइंट, लास्ट है बस, फिर छोटे छोटे पॉइंट बचे हैं, देख लो। कह रहा है अच्छा इसमें इतने सारे पॉइंट क्यों लिखे हैं, आपने सोचा, क्योंकि इसके थ्रू ना कंपनी से पैसा बाहर जा सकता है, और कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है तो इसका मतलब पब्लिक का पैसा या जिसका भी पैसा, इन्वेस्टर्स का पैसा बाहर जा रहा है कंपनी से, तो वहां पे तो रिस्क हाई है ना,
तो इसलिए इतने सारी डिटेल मांग रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है? देखो कह रहा है वेदर द कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन either repayable on demand or without specifying the term and the period of repayment. If so, specify the aggregate amount and the percentage thereof to the total loan granted and the aggregate amount of the loan granted to the promoter related party as defined under this of the Company Act 2013. ये इस तरह की ट्रांजेक्शन होगी, बहुत सारा पैसा बाहर चला गया कंपनी से, उसे लोन में दिखा दिया, उसे लोन में दिखा दिया, तो ना उसका कोई आपको रिपेमेंट शेड्यूल मिलेगा, है ना, वो पेबल ऑन डिमांड होगा विदाउट स्पेसिफाइंग दी, कोई टर्म एंड कंडीशन आपको पेपर मिलेगा ही नहीं उसका, क्योंकि जनरली किसी रिलेटिव को हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया अपनी कंपनी से। समझ में आ रहा है? डायरेक्टर का कोई रिलेटिव था, उसको पैसा ट्रांसफर करते जा रहे हैं, बाद में जब अकाउंटिंग हो रही है, अकाउंटिंग से बोल दिया चल भाई इसको लोन में दिखा दे, है ना। तो आपको ये रिपोर्ट करना है कि इस तरह की जो पेमेंट है, एग्रीगेट अमाउंट कितना है पूरे लोन का, जितने लोन कंपनी ने लिए हुए हैं, और वो प्रमोटर को जा रहे हैं और रिलेटेड पार्टी को जा रहे हैं। समझ में आया? आप देखो अगर इसकी आप अच्छे से रिपोर्टिंग कर दो ना, आधी चीजें निकल के बाहर आ जाएगी, आत्मा बाहर आ जाएगी कंपनी की, क्या क्या गेम हो रहा है अंदर। अगर आप सिर्फ कारो की एप्लीकेबिलिटी भी पढ़ लो, मतलब कारो की रिपोर्ट भी किसी कंपनी की पढ़ लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस तरीके के गेम हो रहे हैं, अगर अच्छे से रिपोर्टिंग हो रखी है तो, है ना। वरना आधे से ज्यादा में आपको लिखेगा नोट एप्लीकेबल, जो रिपोर्टिंग करेगा बंदा, अगर वो छुपाना चाहेगा वो सबको लिख देगा कुछ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन अगर आप तमीज से काम करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी जहां पे गेम चल रही होगी कंपनी के अंदर। चले आइए, तो इसी के साथ लोन खत्म हो गया हमारा, है ना। आइए अब कह रहा है लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी और सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ, अब इसकी बात चल रही है, लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 हैव बीन कंप्लाइड विद इफ नॉट प्रोवाइडेड दी डिटेल। ये बोलता है कि इसको लोन नहीं देना। 185 और 186 दोनों इसकी बात करता है। 185 कहता है नहीं देना, 186 बताया था कि इस केसेस में दे सकते हो, आर्म लेंथ प्राइस पे वो नॉर्मल चीजें हैं वहां पे। तो ये आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, आप पढ़ लेना एक बार 185 186 खोल के, या मैं अलग से भी पढ़ा दूंगा। अभी आगे चलते हैं, समझ में आया? आ जाओ। पब्लिक डिपॉजिट की बात चल कर रही है। पब्लिक डिपॉजिट पढ़ा था आपने? कौन कौन से सेक्शन थे? हाँ कह रही है हाँ, कौन कौन से सेक्शन थे दीदी? डिपॉजिट का चैप्टर पढ़ा था आपने? ये सब थे क्या? देख लेना यार, मेरे को तो कुछ याद नहीं है। टर्म डिपॉजिट रोक के गाली देता हूं। आ जाओ आ जाओ, तो आपको याद आ चुका है कौन से डिपॉजिट की बात चल रही है, तो आ जाते हैं आगे। डिपॉजिट जो आपने लॉ में पढ़ा था, देख लो प्लीज, जल्दी जल्दी खत्म करा दोगे तो आ जाओ, आपको थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी एंड द अमाउंट विच आर डीम्ड टू बी डिपॉजिट, कह रहा है वो भी जो डिपॉजिट है और वो जिसे हम डीम्ड मान रहे हैं। कह रहा है वेदर द डायरेक्टिव इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 to 76 or any other relevant provision of the Company Act and the rule made thereunder were applicable if have been complied with, if not the nature of such contravention be stated, and if an order has been passed by the company law board or NCLT यानी National Company Law Tribunal or the Reserve Bank of India or any court or any other tribunal whether the same has been complied with or not। सही है? तो यानी पब्लिक डिपॉजिट तो वैसे ही भैया बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे पब्लिक से पैसा लेके आप गेम कर रहे हो, तो उस केस में अगर पैसा उठाया है तो आपको क्या फॉलो करने पड़ेंगे? डायरेक्टिव्स किसके? आरबीआई के और कंपनी एक्ट के, और कंपनी एक्ट के अदर रूल भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर रूल फॉलो नहीं करे और कोई डायरेक्शन आपके ऊपर आई है, कोई कोर्ट का ऑर्डर आया, कुछ आया, तो उसके साथ आपने ठीक से डील करा है या नहीं करा, उसे कंप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, इस बारे में आपको पूछना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर है? योगा भाई क्लियर है? योगा वाले भाई आज बहुत मजे में है ना, रेस्ट पे चल रहा है, बिल्कुल हल्क की तरह बैठा है ये पीछे। आ जाओ। कॉस्ट रिकॉर्ड किसकी बात हो रही है? देख लो,
कह रहा है सिंपल है ये तो, कॉस्ट रिकॉर्ड अभी भी पढ़ाया था आपको 148 वाला, कॉस्ट ऑडिट भी पढ़ाया था। कुछ तो वहां पे था 50 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़, 35 करोड़, करोड़ करोड़, अरे याद है कुछ? चलो, कह रहा है वेयर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड हैव बीन स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 148 ऑफ द कंपनी एक्ट। कहां पे होता है कंपलसरी? कहां पे होता है कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना जरूरी? लिमिट थी वहां पे। अभी पीछे ही पढ़ाया था जो क्वेश्चन सॉल्व करा था हमने, 50 और 25 तो ऑडिट के लिए था दीदी, रिकॉर्ड के लिए पूछ रहा हूं कितने करोड़ की लिमिट थी कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने के लिए? 35 करोड़ की लिमिट थी, याद होनी चाहिए यार, बहुत मेहनत मेहनत से पढ़ाया था। वेदर सच अकाउंट और दी, सुन लीजिए, वेदर सच अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स हैव बीन मेड और मेंटेन्ड, तो ये आपको बताना पड़ेगा अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो आपने फॉलो करा है या नहीं करा। चलें आगे, आइए अब स्टेचुटरी ड्यूज की बात चल रही है, जहां जहां ज्यादा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, जहां जहां कम है वो वैसे ही पता चल गया। कह रहा है वन कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में देखना क्या बोला है इसने, कुछ बोला है? कह रहा है जो वहां लिखा है प्रोविजन के हिसाब से मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं, है ना, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। आ जाओ स्टेचुटरी ड्यूज, स्टेचुटरी ड्यूज क्या होते हैं? स्टेचुटरी ड्यूज क्या होते हैं? हमें कोई ड्यूज पे करने होते हैं तो उसे तो ड्यूज बोलते हैं दीदी, यानी जो लॉ की कंप्लायंसेज हैं, जितने भी लॉ हम पे एप्लीकेबल होते हैं उसकी कंप्लायंस करते हुए हमें जितने भी अमाउंट पे करने होते हैं ये गवर्नमेंट को, उन सबको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो उनके बारे में आपको रिपोर्ट करना है कि आप टाइम पे कर रहे हो या नहीं कर रहे। आप हमेशा पेनल्टी तो नहीं लगाते या पे ही नहीं करते, कि हम मानते ही नहीं अपनी गवर्नमेंट को। समझ में आया? आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है स्टैट्यूटरी ड्यूज का पॉइंट देखिएगा। वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड, प्लीज इधर, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज इंक्लूडिंग, अनडिस्प्यूटेड को क्यों बोला है यहाँ पे? मतलब जितना गवर्नमेंट बोल रही है उतना आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मेरे को पे करना है, उसकी बात कर रहा है। कह रहा है आपने वेदर द कंपनी रेगुलर डिपॉजिट करती है इन सब ड्यूज को, जैसे कि जीएसटी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का पैसा, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ड्यूटी ऑफ कस्टम, ठीक है, ड्यूटी ऑफ एक्साइज, वैल्यू एडिड टैक्स एंड सेस, ये सब पे करना आपको जरूरी है। यानी ये सब क्या है? गवर्नमेंट के ड्यूज हैं, तो ये रेगुलरली आपकी कंपनी पे कर रही है या नहीं कर रही। सर यहाँ पे एक्साइज और वैट क्यों लिखा हुआ है? अब तो लगता नहीं है सर, बस जीएसटी लगता है अब, और वैट भी लगता है कुछ कुछ चीजों पे। तो वहां पे आपको पढ़ाया गया होगा 4 आइटम है, लिकर, हाई स्पीड डीजल, कुछ है ना, पेट्रोलियम, एविएशन टरबाइन फ्यूल, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कितना ही जलील हो गया आप, छोड़ो छोड़ो। वहां पे 4 या 5 चीज हैं, वो 5 चीजों पे अभी भी जीएसटी नहीं लगता, जितने पुराने लॉ हैं वो लगते हैं। पुराने लॉ बोले तो वैट और एक्साइज। ह्यूमन कंजम्पशन पे ज्यादा तेरा वो है, ज्यादा जोर आ रहा है भाई ह्यूमन कंजम्पशन पे। कह रहा है अल्कोहल मेनली फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सर उसमें आ जाओ, चलें आगे, चलें आगे, आ जाओ। कह रहा है एनी अदर स्टेचुटरी ड्यू टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी और इफ नॉट द एक्सटेंट, कह रहा है अगर पे नहीं करे, इफ नॉट का मतलब, इफ नॉट अगर हम रेगुलरली डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, तो कह रहा है द एक्सटेंट ऑफ द एरियर ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टेचुटरी ड्यूज एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंसर्न फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट दे बिकम पेबल शैल बी इंडिकेटेड। कौन से वाले लिखने हैं? कौन से वाले लिखने हैं? बोलो 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 बोलो, कौन से वाले लिखने हैं? किसको इंडिकेट करना है? कह रहा है द एक्सटेंट ऑफ द एरियर ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो पिछले 6 महीने से हम पे नहीं कर रहे हैं, मोर देन 6 months से जो आउटस्टैंडिंग है।
कंसर्न फॉर ए पीरियड मोर देन 6 months फॉर द लास्ट डे दे बिकम पेबल शैल बी इंडिकेटेड। तो जहां पे 6 महीने से ज्यादा का ओवर ड्यू चल रहा है वहां पे आपको स्टैच्यूटरी ड्यू के बारे में बताना है। अगर 6 महीने से कम है तो बताने की जरूरत नहीं है। आया नहीं आया? नॉर्मली इतना टाइम क्योंकि गवर्नमेंट देती है पे करने के लिए 6 महीने का। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ओवर ड्यू होने के जैसे आपको पता ही होगा जीएसटी का पैसा कब तक पे करना होता है। जैसे जुलाई में जितना भी आपने सेल करी उस पर जीएसटी बनेगा, उस जीएसटी को अगले महीने की 20 तारीख तक आपको पे करना होता है जीएसटीआर 3B में। अगर वहां से आपने पे नहीं करा और 6 महीने से ज्यादा हो गया तो यहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा, या नहीं? आ रहा है? आइए सुनिए, ये तो बात किसकी थी? अनडिस्प्यूटेड स्टैच्यूटरी ड्यू की। अनडिस्प्यूटेड का मतलब गवर्नमेंट ने बोला आपको पे करना है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ हमें पे करना है। और अब बात चलेगी किसकी? देखिए, वेयर द स्टैच्यूटरी ड्यू रेफर टू इन सब क्लॉज ए हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन द अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट। गलती से भी तो हम पे आ सकता है नोटिस। अरे गवर्नमेंट, हमें इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ गया और बोल रहा है आपको जो हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट लोन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन मिलता है, वो नहीं मिलेगा, इसलिए आपके ऊपर इतना टैक्स बन गया, पे करो। तो क्या आप पे कर दोगे? डिस्प्यूटेड हो गया ना वो। तो आप बोल रहे हो मैं नहीं करूंगा, इनकम टैक्स बोल रहा है पे करना पड़ेगा, तो डिस्प्यूटेड हो गया। कह रहा है देन द अमाउंट इन्वॉल्व्ड एंड द फॉरम। ध्यान से सुनना, ये पेपर में आया था फाइनल के, मेरे वाले में, मेरे बारे में आया था, मेरे पेपर में बोल रहा था कि स्टैच्यूटरी ड्यू है और डिस्प्यूटेड है तो क्या रिपोर्टिंग है। क्या पूछा? बोला ड्यू, उसने ये भी बता दिया स्टैच्यूटरी ड्यू है, यानी कॉलम पे लेके आ रहा है आपको कारों के खुद ही क्वेश्चन, और बोल रहा है कंपनी जमा नहीं करा रही, कंपनी का उसके साथ क्या चल रहा है? डिस्प्यूट है। गवर्नमेंट बोल रही है देना है, कंपनी बोल रही है नहीं देना, डिस्प्यूट है। तो वहां पे रिपोर्टिंग की क्या रिक्वायरमेंट है? और आंसर देखो कितना छोटा सा है। कह रहा है देन द अमाउंट इन्वॉल्व, आपको बताना है, क्या बताना है आपको? कितना अमाउंट उस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है। एंड द फॉरम वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग शैल बी मेंशन। दूसरी चीज क्या? फॉरम। फॉरम मतलब किस डिपार्टमेंट में आपका केस चल रहा है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस वाली रेंज में, इस वाले वार्ड में हमारा यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, या तो जीएसटी में हमारा इस वाले वार्ड में, इस वाले में यहाँ पे केस चल रहा है, जैसे एक्साइज में हमारा यहाँ पे इस वाले डिपार्टमेंट में केस चल रहा है। समझ में आया? समझ में आया फॉरम के बारे में? हाँ, तो दो बात बतानी है, क्या क्या? दो बात बतानी है, क्या क्या? अमाउंट इन्वॉल्व और फॉरम जहां पे डिस्प्यूट हमारा है। आया नहीं आया? चले आइएगा, आइएगा, खत्म हो रहा है, अभी तो कर लेते हैं। आ जाओ, कहां थे बच्चा लोग? आया ये स्टैच्यूटरी ड्यू का समझ में आया? मैं झूठ नहीं बोल रहा बेटा, पेपर में आया था, फाइनल के पेपर में आया था मेरे ख्याल से ये, कि स्टैच्यूटरी ड्यू है, डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड ये बताएगा नहीं, केस से समझ में आएगा डिस्प्यूटेड है। समझ में आ रहा है? डिस्प्यूटेड है, फिर उस केस में आपको क्या क्या चीजें रिपोर्ट करनी है कारों में। तो दो चीजें क्या क्या? अमाउंट इन्वॉल्व और, समझ में आया? हाँ, अब आपको बताइए बहुत सारी चीज फाइनल से इंटर में आ रही है, तो हो सकता है क्वेश्चन वो वाला जो मेरे फाइनल में आया था वो इंटर में आ जाए। चले आ जाओ। कह रहा है अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, बहुत इजी है ये। कह रहा है कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो अनरिकॉर्डेड रह गई थी, तो क्या करेंगे इस साल? रिकॉर्ड करेंगे। नहीं करा तो बताओ, खत्म हो गया। पढ़े अगला, ये पढ़ लेना घर से खुद। हाँ हाँ देख लो। कह रहा है अगर कोई ऐसी अमाउंट है, इफ सो वेदर द प्रीवियसली रिकॉर्डेड इन द इनकम अनरिकॉर्डेड इन द इनकम हैज बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। सही है? पढ़ा दूं क्या? लो पढ़ी लो। कह रहा है वेदर एनी ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन सरेंडर्ड डिस्क्लोज एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर इन द टैक्स असेसमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कह रहा है जो पिछली बार आपने इनकम में कंसिडर नहीं करा था वो इस बार कर रहे हो, इस बार सरेंडर कर दिया कि लो काट लो टैक्स। समझ में आया? तो इस साल आपने इनकम में उसे लिखा है या नहीं लिखा? नहीं लिखा तो बताओ। ठीक है, चले आ जाओ। अगला क्या कह रहा है? रिपेमेंट ऑफ लोन। ये ध्यान से, लोन वाला गेम सारा ध्यान से आइएगा। क्या बोलता है? जल्दी जल्दी। अबे ऊपर वाला समझ में आ गया, उसी से रिलेटेड है, 2 मिनट में हो जाएगा। देखो मैं बस हाइलाइटेड पॉइंट पढ़ा देता हूं। कह रहा है
डिफॉल्ट इन द रिपेमेंट ऑफ लोन एंड अदर बोरोइंग, क्या कोई करा है? ये आपको यहां पे बताना है। सबसे पहले क्या बताना है? डिफॉल्ट। आगे चले, अब रिपेमेंट की बात चल रही है तो डिफॉल्ट की बात अपने आप ही आएगी। रिपे नहीं करा तो डिफॉल्ट, अगर नहीं करा, अगर डिफॉल्ट करा है, देखना कह रहा है इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन टू एनी लेंडर, इफ यस द पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड एज पर द फॉर्मेट। ये सही है क्या? इसमें कोई टाइम लिमिट है सर? कितने से ज्यादा कितने से कम? यहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, यहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। यहां पे बस इतना पूछ रहा है क्या डिफॉल्ट करा है? क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे? क्या डिफॉल्ट करा है? अगर हां तो यहां पे इस फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट करना है। क्या क्या देखना, इजी है फॉर्मेट। कह रहा है नेचर ऑफ बोरोइंग इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज, कह रहा है नेम ऑफ द लेंडर, लेंडर वाइज डिटेल टू बी प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ डिफॉल्ट टू द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट। लेंडर वाइज बोले तो बैंक से लिया है तो बैंक के कितने लोन में डिफॉल्ट करा है, गवर्नमेंट से लिया गवर्नमेंट के कितने, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके कितने, लेंडर वाइज बनाना है। ठीक है, यानी एक सीरीज, एक स्ट्रक्चरल डाटा आपको यहां पे देना है। देख लो, कह रहा है अमाउंट नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट, कितना अमाउंट आपने पे नहीं करा ड्यू डेट पर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कह रहा है वेदर द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, वो अमाउंट जो थी वो प्रिंसिपल थी या इंटरेस्ट थी। कह रहे नंबर ऑफ डेज, कितने का डिले चल रहा है, एंड रिमार्क अगर कोई लिखना है तो वो यहां पे रिमार्क लिख दो। ये किसके बारे में था? डिफॉल्ट इन रिपेमेंट, है ना। आ जाओ देखना आप, कह रहा है वेदर द कंपनी इज डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर बाय द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर लेंडर। विलफुल डिफॉल्टर मतलब वहां पे बैंक डिक्लेयर कर देगा, जानबूझ के नहीं दे रहा, बहुत सारे नोटिस भेज चुका होगा। ठीक है, हमारी कंपनी के बारे में ये हमें देखना है कि हम विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं। आ जाओ, कह रहा है वेदर द टर्म लोन्स वर प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ विच द लोन वर ऑब्टेन्ड, कह रहा है लोन उसी के लिए अप्लाई करा गया है जिस पर्पज के लिए लोन लिया गया था। इफ नोट द अमाउंट ऑफ लोन सो डाइवर्टेड एंड द पर्पज फॉर विच इट इज यूज्ड मे बी रिपोर्टेड। मैंने बोला ना, लोन लिया था कंपनी ने किस चीज के लिए? नया प्लांट लगाने के लिए, मैंने जैगवार दिला दी, तो आप वहां पे क्या लिखोगे? लोन डाइवर्ट हुआ है और इस पर्पज के लिए हुआ है, डायरेक्टर की बीवी की जैगवार आई है। समझ में आया? अगला देखो, कह रहा है वेदर द फंड रेज ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पसेस। शॉर्ट टर्म यानी वर्किंग कैपिटल लोन लिया था, उससे क्या कर रहे हो आप? कोई बिल्डिंग बना रहे हो। क्या इसलिए मिला है वो? किस लिए मिला है वो? आपकी सेल को मीट आउट करने के लिए, नॉर्मल ऑपरेशन के लिए, अपना भैया जो काम करते हो, जूता बनाते हो, जूता सियो, सिंपल है। चले आइए, कह रहा है इफ यस द नेचर ऑफ द अमाउंट सो बी इंडिकेटेड, अगर ऐसा कोई डिफॉल्ट कर रहे हो तो जो नेचर है जिस अमाउंट का है उसे इंडिकेट करोगे। कह रहा है वेदर द लोन हैज बीन टेकन फॉर एनी फंड फ्रॉम एनी एंटिटी और द पर्सन ऑन अकाउंट और टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ द इट्स सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, इफ सो द डिटेल देयर ऑफ with the nature of such transaction and the amount in each case। क्या हो रहा होगा? ये हर जगह सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर को क्यों पकड़ रहा है? पैसा डाइवर्ट हो सकता है वहां से। समझ में आ रहा है? हाँ, हमने लोन उठाया और हमने ये दिखा दिया कि हमने इस पर्पस के लिए लिया है, सब्सिडरी का ये काम करना है, तो भैया सब्सिडरी से ही लेता लोन। आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा? तो आपने कोई पैसा उठा के सब्सिडरी को, एसोसिएट को, जॉइंट वेंचर को तो नहीं दिया। अगला कह रहा है वेदर द कंपनी हैज रेज्ड लोन ड्यूरिंग द ईयर ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन इट्स सब्सिडरी के नेम पे, जॉइंट वेंचर के नेम पे या एसोसिएट कंपनी के नेम से, जो सिक्योरिटी आपने उठाई हुई थी उसको प्लेज करके तो लोन नहीं उठाया। कह रहा है अगर ऐसा करा है तो गिव द डिटेल ऑफ सो एंड डिटेल देयर ऑफ एंड ऑल्सो रिपोर्ट इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द रिपेमेंट ऑफ सच लोन। सही है? समझ में आया? सुनिएगा, यहां पे जितनी भी बात हुई सब रिपेमेंट से रिलेटेड लग रही है आपको, है ना? या तो लोन को घुमा रहे हैं या रिपे कर रहे हैं। तो जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है आप उसको याद कर लोगे, आप उसको याद कर लोगे, बाकी का करेंगे हम बाद में। आज के लिए रखते हैं इतना, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर लो। कारो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, याद कर लेना, क्योंकि कंपनी ऑडिट में ये एक अलग पॉइंट है जो आपने लॉ में नहीं पढ़ा, यहाँ पे है, तो कंपनी ऑडिट के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।